गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है इसका। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर लिया जाएगा। इस सेकंड लेक्चर में जितना रह गया था वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। हमने देखा था एफएमएस जो होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर द्वारा पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और एफएमएस के इसके 4 पार्ट होते थे। 4 पार्ट कौन कौन से होते थे? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टूल हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, 2 रह गए। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारा हो चुका है और साथ में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी हो गया, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम हो गया। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग में हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे टूल और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, टूल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं टूल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे मशीन दी हुई है, मशीन में मेन मतलब क्या होता है टूल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम का। जैसे अगर मान लो मशीन जब यूज़ कर रहे हैं, या मान लो किसी वस्तु को हम चाकू से काट रहे हैं, तो चाकू से अगर सोचो सीट मेटल काटें, किसी मेटल की वस्तु काटें, तो चाकू से काटने के बाद क्या होगा, 4 या 5 या 6 सीट को काटने के बाद चाकू घिस जाएगा। तो घिसने के बाद आपको टूल चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो टूल चेंज करने के लिए आप सोच रहे हैं, अगर मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो बड़े बड़े पार्ट्स आप बनाते हैं, बड़े बड़े वर्कपीस पे काम करते हैं। जब उससे टूल का यूज़ करके जब उस पर काम करते हैं तो टूल डैमेज हो जाता है। उसे चेंज करने के लिए आप सोच रहे हैं कितने टूल चेंज करने के लिए लगाने पड़ते हैं। तो उस टूल को चेंज करने के लिए बार बार मशीन को अगर हम रोकेंगे तो कितना टाइम बेकार होगा हमारा। रोकेंगे, फिर टूल को लगाएंगे, फिर दोबारा काम करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर टूल को लगाएंगे। सोच रहे हो 24-24 घंटे मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पर एक एक घंटे का कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसी काम को उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया। टूल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम के जरिए हमने क्या करा, ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जो टूल होता है वो टूल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मतलब जो मशीन है, मशीन पर घिस गया अगर टूल, तो टूल चेंज करने की जब जरूरत होगी उसे, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, टूल को चेंज कर लेगा विद द हेल्प ऑफ टूल चेंजर। तो अलग से एक टूल चेंजर लगा होता है, टूल चेंजर सिस्टम, जिसका काम ही क्या होता है, मशीन के अंदर जो टूल लगा हुआ है उस टूल को डैमेज होने पर चेंज कर देना। तो उसके लिए टूल चेंजर सिस्टम लगा होता है। ये जो टूल चेंजर सिस्टम होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है और इजीली ऑपरेटेड हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा। अब देखते हैं टूल हैंडलिंग स्टोरेज क्या होता है। टूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज होता है। ठीक है, टूल हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, टूल को हैंडल करना है। ठीक है, किस तरह से टूल को लगाएंगे मशीन पे, किस तरह से उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे टूल को, और साथ में उसे टूल जब आप लगाते हैं उसके अलावा भी आपके पास टूल होने चाहिए। जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि एज पर रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत होगी तो आपको मशीन तक भेजना पड़ेगा और मशीन में लगाना पड़ेगा फिर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टूल एक्स्ट्रा हमारे पास स्टोर रहते हैं, जहाँ कहाँ पर रहेंगे, स्टोरेज सिस्टम में। ठीक है, अब देखते हैं टूल हैंडलिंग या स्टोरेज क्या होता है। In FMS flexible manufacturing system, various cutting tools are loaded into the machine and intervals depending upon their utilization। तो किसी भी मशीन में क्या होते हैं, अलग अलग काम करने होते हैं। जैसे ड्रिलिंग टूल हो गया, मिलिंग टूल हो गया, अलग अलग तरह के टूल होते हैं। उन टूलों को हम क्या करते हैं, मशीन पे लोड कर रखते हैं। लोड का मतलब उसके टूल चेंजर में लगा के रखते हैं टूल को। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखते हैं, द कटिंग टूल आर स्टोर्ड इन ऑक्सिलरी टूल स्टोरेज फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड टूल कैन बी ट्रांसफर टू द मेन टूल मैगजीन। मैगजीन का मतलब क्या होता है, जैसे गन चलाते हैं तो गन में एक मैगजीन बनी होती है जिसमें टूल रखे, जिसमें बंदूक की गोली रखी जाती है। उसी तरह से जो आपका मशीन होता है, मशीन में भी क्या होती है, एक मैगजीन बनी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, कई सारे टूलों को लगा के रखते हैं। जब आपका एक टूल बेकार हो जाता है तो दूसरा टूल ऑटोमेटिक होता है वो उसमें लग जाता है। तो उसमें भी एक तरह की मैगजीन जो होगी वो आपकी एक निश्चित डिस्टेंस पर होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होती है। और उससे जो स्टोरेज सिस्टम होता है हमारे टूल का, कटिंग टूल हो गया, मान लो कोई भी टूल हो गया, वो भी एक निश्चित डिस्टेंस पर होता है जिससे वो आसानी से मशीन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो जो स्टोरेज सिस्टम होता है वो मशीन के पास ही बनाया जाता है। ठीक है, और जिससे जो टूल होता है वो ऑटोमेटिक एक जगह से दूसरी जगह लाया भी जा सकता है। आगे रखते हैं, सच स्टोरेज यूनिट्स इंक्लूड ड्रम्स, चेन्स, डिस्क, अदर फॉर्म्स। ठीक है,
तो इसमें जो हमारे स्टोरेज यूनिट्स होती हैं उसमें हम क्या ड्रम्स, चेन्स, डिस्क एंड अदर फॉर्म में स्टोर करते हैं। देयर आर लिमिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मशीन। तो किसी मशीन में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम टूल आप लगा सकते हैं वो 20 से 120 के बीच में लगा सकते हैं। तो अलग अलग मशीन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, 20 से 120 के बीच तक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब किसी कैपेसिटी होती है 20 टूल लगाने की, किसी की होती है 120 लगाने की, किसी की होती है 25, किसी की 30, मतलब 20 से 120 के बीच की ही लिमिट होती है टूल को उसमें लगाने का, ठीक है, मशीन पे। ये आपका मशीन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो CNC मशीन है इसमें पूरा मैगज़ीन को भी दिखाया गया है और ऑटोमेटिक टूल चेंजर को भी दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा बॉक्स है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा वर्क पीस के अंदर यहाँ पे काम होता है, ठीक है, यहाँ पर काम होता है। और बाकी जो हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम टूल को लगाएगा और हटाएगा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी चेन होती है जिससे टूल कंट्रोल होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाली जो मैगज़ीन टाइप में देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ जो मैगज़ीन होती है इसमें क्या होते हैं, कई सारे टूल लगे होते हैं। इसमें कई सारे टूल लगे होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम आवश्यकता अनुसार टूल को चेंज करके यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो टूल चेंजर सिस्टम क्या होता है, टूल चेंजर सिस्टम यहाँ पे इस तरह से लगा होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, टूल को ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं। और ये हमारे एक स्टोरेज सिस्टम की तरह होता है जहाँ पे टूल कई सारे रखे जाते हैं, उन्हें ज़रूरत होने पर मैगज़ीन के अंदर डाल दिया जाता है टूलों को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो वर्क पीस वगैरह है उसे यहाँ तक पहुँचाने का और वर्क पीस को हटाने का काम कराता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर जो हिस्सा है, अंदर यहाँ पे तो काम होगा, ये जो सुपर वाले से ऊपर से यहाँ से टूल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइड में आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे होता है टूल चेंजर। टूल चेंजर काम होता है जो मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन से टूल लेके मशीन में लगाने का काम होता है टूल चेंजर काम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मशीन होता है पूरा काम इसमें कैसे होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है। FMS कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। FMS कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखते हैं। हमारा कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 FMS कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम एक ही बात है, क्योंकि जो हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के द्वारा ही तो कंट्रोल करते हैं। तो FMS में जितना भी कंट्रोल कराता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, वो कंप्यूटर द्वारा ही कंट्रोल कराता है। तो FMS कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम बात एक ही है। तो आपका चौथा जो पार्ट है FMS कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट इन एन FMS मशीन, टूल, मटेरियल handling units and cutting tools are to be controlled in real time. A computer is used to control the operation. किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फंक्शन परफॉर्म बाय FMS कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम द्वारा, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम द्वारा कौन कौन से फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वर्क स्टेशन, किसी भी वर्क स्टेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब क्या, जैसे अगर मान लो वर्क पीस पे काम हो गया, उसके पीछे क्या होता है, कई सारे टूल रखे रहे। जैसे अगर मान लो मशीन है, यहाँ पे मशीन से क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो वर्क पीस यहाँ पर आ गया। जब तक काम होगा तब तक दूसरा हमारा पीछे जो वर्क पीस होगा वो लाइन में लगा रहेगा। तो ये क्या करता है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है कि एक के इस पे काम हो गया फिर तुरंत इसे भेज दिया, फिर इस पे काम हो गया तुरंत इसे भेज दिया, जिससे कि कई सारे वर्क पीस एक साथ लाइन में न लग जाएँ। तो वर्क पीस को भी ये करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है एक तरह से, ठीक है। शटलर कंट्रोल करता है। शटलर क्या होता है, एक तरह से जो हमारा जिसके ऊपर हमारे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या होता है, टूल हमारा मूव करता है, जिसे हम कहते हैं शटल कंट्रोल, ठीक है, शटल कंट्रोल। अगर हम इसके बाद होता है टूल कंट्रोल। टूल कंट्रोल का काम क्या होता है, टूल को कंट्रोल करता है, वो टूल को चेंज वगैरह काम करना करता है, तो टूल कंट्रोल काम करता है, ठीक है। टूल चेंजर है, टूल कंट्रोल बात एक ही है, कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कराता है। अगला है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूल की बात करें मेनली, अगर जो ऑपरेशन आपको जिस टाइम पे करना है, जितने टाइम के लिए करना है, वो हम एक शेड्यूल बना के रखते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा ही शेड्यूल बना के रखा जाता है, उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, उस टाइम तक उतना ही देर तक वो क्या करता है, उस पर ड्रिलिंग या बोरिंग या टर्निंग मशीन करता है, जितना टाइम तक शेड्यूल बनाया जाता है। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम को मॉनिटर वगैरह भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा चेक करते रहते हैं हम बीच बीच में कि हमारा सिस्टम जो पूरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जिससे हम क्या कर सके, कोई भी अगर
काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम क्या कर सकें, उसकी जगह पे हम उसे रिप्लेस करके दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम क्या करें, दूसरी मशीन को लगाकर वो काम को कर सकें। इसलिए क्या होता है, सिस्टम पे लगातार मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। आगे देखते हैं। तो ये हमारे एफएमएस हो गया, एफएमएस के टाइप्स भी हो गए, पार्ट्स भी हो गए। अब हम देखते हैं एफएमएस का लेआउट। तो जो एफएमएस होता है, एफएमएस क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो लेआउट होता है। लेआउट का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के एक लेआउट तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो काम करते हैं। तो उसी तरह से अगर मान लो किसी भी मशीन के ऊपर जो काम करना है आपको और वो ऑटोमेटिक काम करना है, तो सबसे पहले उसका एक लेआउट ही तो बनाया जाएगा। तो जो भी आपका एफएमएस सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, इसके जो लेआउट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से लेआउट होते हैं, इसके 5 लेआउट होते हैं: इनलाइन, लूप, लैडर, ओपन फील्ड, रोबोट सेंटर। तो ये आपके 5 तरह के इसमें एफएमएस में लेआउट होते हैं। अब हम एफएमएस लेआउट के अंदर एक एक करके लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके लेआउट थे एफएमएस में, इनलाइन होता है, लूप होता है, लैडर होता है, ओपन फील्ड होता है, रोबोट। इसमें अगर हम बात करें लेआउट क्या होते हैं, हमारे अलग अलग तरह के, कह सकते हैं एक तरह का अरेंजमेंट होता है मशीन का, किस तरह से मशीन कौन सी कब कहाँ लगाएंगे। तो हमारे जो लेआउट होते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये किसका, इन लाइन और प्रोग्रेसिव एफएमएस लेआउट है। इन लाइन ये प्रोग्रेसिव एफएमएस लेआउट है। तो एफएमएस में जो पहला लेआउट है वो आपका इन लाइन लेआउट है। ठीक है, देखिए इन लाइन और प्रोग्रेसिव एफएमएस लेआउट में अगर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम ये देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे किस तरह का इसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इन लाइन लेआउट क्या होता है एफएमएस का। इसमें क्या होता है, जितनी मशीनें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो जितनी मशीन लगी हुई है यहाँ पर वो सारी मशीन की सीरीज़ कैसी है, लाइन में लगी हुई है। मतलब इन लाइन लेआउट में हमारा क्या होता है, मशीनें एक ही लाइन में लगी होती हैं। मान लो 4 मशीन हो, चाहे 5 मशीन हो, चाहे 6 मशीन हो, सब मशीनें कैसे लगी होंगी, एक ही लाइन में लगी होती हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इन लाइन एफएमएस लेआउट कहते हैं। ठीक है सुने, तो जितनी मशीनें इसमें लगी होंगी हमारे सारे लाइन में लगी होंगी। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर अनलोडेड मैन है, ठीक है, यहाँ पे लोडेड मतलब क्या है, मान लो किसी वर्कपीस पे आपको काम करना है, उस वर्कपीस को हम यहाँ से भेजेंगे और वो वर्कपीस को क्या करेगा, ये कन्वेयर बेल्ट है पूरी, ये कन्वेयर बेल्ट है, जिस ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या होगा, वर्कपीस आगे बढ़ता जाएगा खुद ही, और मशीन द्वारा इस पर खुद ही काम होता जाएगा। तो यहाँ से हम वर्कपीस को, रेड वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से वर्कपीस को लोड करेंगे और लोड करने के बाद वो कन्वेयर बेल्ट पे आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, और बढ़ने के बाद पहली मशीन पे आएगा, पहले मशीन से काम होगा, फिर इसी लाइन में दूसरी मशीन लगी उससे काम होगा, फिर इसी लाइन में तीसरी मशीन लगी उससे काम होगा, फिर इसी लाइन में चौथी मशीन लगी इससे काम होगा। उसके बाद जब उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो अनलोडेड हो जाएगी मशीन, मतलब जो हमारा वर्कपीस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ से हटकर किसी भी स्टोरेज सिस्टम में चला जाएगा। तो मेनली ये समझ जाइए, इन लाइन प्रोग्रेसिव एफएमएस लेआउट में क्या होता है, आपके जितनी मशीनें होती हैं वो किस में लगी होती हैं, एक लाइन में ही लगी होती हैं। तो इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिस्टम इन विच द वर्क पार्ट्स प्रोग्रेस फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू द नेक्स्ट इन अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस विद नो बैक फ्लो। नो बैक फ्लो का मतलब क्या है, इसमें वापस घूम के नहीं आता है, एक ही बार वर्कपीस जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा इन लाइन एफएमएस लेआउट का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इसी का ये लाइन डायग्राम बना है, यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे WS का मतलब क्या है, वर्क स्टेशन, मतलब जहाँ पे उस पर काम हो रहा है वो वर्क स्टेशन होगा। जो मशीन है जहाँ पर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से इसका डायग्राम ये वाला ही बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसमें, अब वो आपसे कह देंगे किस लेआउट के जरिए मशीनों का जो अरेंजमेंट होता है एक लाइन में होता है, तो किसके जरिए होता है, इन लाइन एफएमएस लेआउट के जरिए। आगे देखते हैं। अगला टाइप है हमारा लूप एफएमएस लेआउट। लूप का ही मतलब क्या होता है, कोई वस्तु गोल दोबारा वापस आए। लूप का मतलब क्या है, कोई किसी साइकिल में घूमती रहे, बार बार आते रहे, लूप घूमती रहे। ठीक है, लूप एफएमएस लेआउट का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, कई सारे वर्क स्टेशन होते हैं जिन पर मशीनें लगी होंगी, जैसे यहाँ पर लगे हुए 1 2 3 4 इधर लगे हुए हैं, 4 इधर लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ इसमें मशीनें लगी हुई हैं। और यहाँ पे क्या है, वर्क पीस मान लो एक तरफ से आएगा तो आने के बाद गोल घूमेगा फिर जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या होता है, लोडेड और अनलोडेड स्टेशन दोनों एक तरफ होते हैं। मतलब जहाँ से वर्क पीस को रखा जाएगा काम करने के लिए, वो भी एक जगह यहाँ से रखेंगे आप, और जो आप काम करने वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो भी यहीं से निकलेगा। तो आपका लोड और अनलोड जो आप कह सकते हैं, वर्क पीस जो आपका रखते हैं आप, और उसके बाद जो आप प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, वो दोनों एक ही तरफ से इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोड करा जाएगा वर्क पीस को, और उसके बाद जब काम हो जाएगा तो उसे यहाँ से हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम बात करें तो आप नाम से ही देख सकते हैं, लूप एफएमएस लेआउट। लूप का मतलब क्या है, किसी भी वर्क पीस को हम बार बार एक ही साइकिल में घुमाते रहें, उससे क्या सकते हैं, लूप एफएमएस लेआउट। इसमें क्या होता है, जैसे किसी वर्क पीस पर जिस पे काम करना है, उस वर्क पीस को यहाँ पे लगाते हैं, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है, कन्वेयर बेल्ट घूमती रहेगी, और हमारा जो वर्क पीस होगा वो आगे बढ़ता रहेगा। पहले वर्क स्टेशन पे आएगा, इस पर मान लो कटिंग हो गई, फिर अगले पे आ गया, अगले पे मान लो फिनिशिंग हो गई, फिनिशिंग के बाद मान लो यहाँ पे ड्रिलिंग हो गई, ड्रिलिंग के बाद यहाँ पे बोरिंग हो गई, फिर घूम के आ जाएगा। फिर जो प्रोसेस बचे मान लो लिपिंग कर दी, लिपिंग के बाद उसे ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद जो भी काम है वो सब वर्क काम करने के बाद वो आगे बढ़ के यहाँ से फिर अनलोडेड हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्क पीस इधर से एंटर होगा, और यहाँ से प्रोसेस होते जाएंगे ऑटोमेटिक प्रोसेस होने के बाद ये घूमते हुए वापस आएगा। यहाँ पर भी जो बचे हुए प्रोसेस है वो यहाँ पर होने के बाद जो प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का होता है आपका जो हमारा लूप एफएमएस लेआउट है। ठीक है, तो इन दिस लेआउट वर्क पार्ट यूजुअली फ्लो इन वन डायरेक्शन अलोंग द लूप विद द कैपेबिलिटी एट एनी वर्क स्टेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है वो एक लूप में रोटेट करता रहता है। ठीक है, और द लोड एंड अनलोड स्टेशन आर लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द लूप। इससे पहले जो हमारा इनलाइन था, इनलाइन वाले में क्या था, लोडेड वाला स्टेशन अलग होता था, अनलोडेड वाला स्टेशन दूसरी तरफ होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, लोडेड और अनलोडेड स्टेशन नहीं होता है, दोनों सेम एंड पे होते हैं, एक ही तरफ होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कह सकता है किस में लोडेड एंड अनलोडेड स्टेशन दोनों एक तरफ होते हैं। तो आप मान लो आपको दे दिए लूप, या मान लो इनलाइन वाला, तो आपको ऑप्शन कौन सा होगा, लूप एफएमएस लेआउट होगा। ठीक है, ये इसका हमारा कह सकते हैं 3D डायग्राम है लूप एफएमएस का। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये पूरी कन्वेयर बेल्ट को दिखाया गया है, यहाँ पर मशीनों को दिखाया गया है। ठीक है, मशीन 1 2 3 4 5 6 अलग अलग मशीनें दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोडेड और अनलोडेड दोनों एक ही तरफ दिखाए गए। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रीन वाला जो पार्ट आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रेश मतलब जो प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है वो ग्रीन वाला है, जो आपका तैयार हो गया एकदम। और जो रेड वाला है वो क्या, वर्क पीस है, मतलब जिस पे काम होना है। तो उससे हम वर्क पीस को डालते हैं, यहाँ से मान लो मशीन पे आएगा, मशीन पे जाएगा, काम हो जाएगा, काम होने के बाद दोबारा आ जाएगा, फिर कन्वेयर बेल्ट पे, फिर दोबारा जाएगा दूसरी मशीन पे, काम होके आ जाएगा, तीसरी मशीन पे जाएगा, फिर काम होके आ जाएगा, फिर घूम के इस मशीन पे आएगा, यहाँ से काम होके आ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से इंस्पेक्शन हो रहा है, इंस्पेक्शन मशीन से होके आ गया, फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया वो यहाँ से निकल जाएगा कंप्लीट काम होने के बाद। ठीक है, तो यही क्या है, लूप एफएमएस का ही डायग्राम है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, लैडर एफएमएस लेआउट। लैडर एफएमएस लेआउट में देखिए क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लेआउट कंटेन्स रंग ऑन विच वर्क स्टेशन आर लोकेटेड। दिस लेआउट रिड्यूस द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल टू ट्रांसफर वर्क पार्ट बिटवीन स्टेशन। इसमें देखो इसका क्या बेनिफिट होता है, इसमें आपका जैसे लोडेड और अनलोडेड स्टेशन दोनों एक तरफ होंगे सबसे पहली बात। ठीक, यहाँ पे हमारा वर्क पीस यहाँ से जाएगा, यहाँ से काम होगा उस पर, यहाँ से वापस आ जाएगा। या फिर आपको मान लो जैसे यहाँ पे जिस मशीन पे काम कराना है, मान लो आपको ड्रिलिंग करानी है तो ये ड्रिलिंग की मशीन है, ड्रिलिंग की, बोरिंग करानी है तो ये बोरिंग की मशीन है, नर्लिंग करानी है तो नर्लिंग की मशीन है, कटिंग करानी है तो ये कटिंग की मशीन है। तो जो प्रोसेस आपको कराना है तो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके आप वो वर्क पीस को भेजेंगे, और भेजने के बाद उसी मशीन पे भेजेंगे, सिर्फ उसी मशीन पे। मान लो हमें ड्रिलिंग करानी है तो ड्रिलिंग के लिए भेजेगा, यहाँ से काम होने के बाद वापस आ जाएगा। मान लो आपको क्या कराना है, आपको कराना है मान लो बोरिंग, तो बोरिंग के लिए यहाँ से वर्क पीस जाएगा, वर्क पीस जाने के बाद यहाँ से दूसरी मशीन पे आएगा, ये बोरिंग करेगा, बोरिंग करने के बाद वो वापस आ जाएगा। मान लो आपको क्या करना है, मान लो आपको करना है नर्लिंग प्रोसेस, तो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे काम होगा, और नर्लिंग मशीन पे जाएगा, और काम होने के बाद वापस आ जाएगा। जैसे हमारा क्या होता था लूप वाले में, लूप वाले के एक नुकसान क्या था, अगर मान लो आपको सिर्फ ड्रिलिंग प्रोसेस कराना है, किसी वर्क पीस पे सिर्फ ड्रिलिंग प्रोसेस कराना है, तो सिर्फ मान लो ड्रिलिंग प्रोसेस मशीन पे हो रहा है, तो आपका पूरा चक्कर लगाता है, लेकिन कराना था सिर्फ हमने ड्रिलिंग, तो सब टाइम बेकार हो गया, इतना सारा टाइम बेकार हो गया, इतनी सारी डिस्टेंस तय करी। तो सिर्फ कराना है आपको मान लो एक प्रोसेस, तो बाकी सब प्रोसेस नहीं कराने हैं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसी मशीन में भेजना है। तो उसके लिए हम लूप वाले का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लैडर एफएमएस लेआउट। लैडर एफएमएस लेआउट में क्या होता है, जो मशीन होती है वो पैरेलली आपस में क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं और एक ही कन्वेयर बेल्ट से आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं। तो जिस पर आपको काम कराना होता है वो वर्कपीस आपका उसी मशीन पे जाता है और कम डिस्टेंस तय करता है, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ इस पे जाना है तो आपको ये नहीं है पूरी डिस्टेंस तय करके वापस आएगा, नहीं, आप सिर्फ यहाँ से वर्कपीस जाएगा, यहाँ पे मान लो काम हुआ मशीन पे, वो वापस आ जाएगा। अगर मान लो इस पर काम कराना है तो यहाँ से वर्कपीस गया, इस पे काम हुआ, इस पर वापस आ गया। मतलब जिस मशीन पे आपको काम कराना है उसी मशीन के पास जाएगा, वो और किसी मशीन पर नहीं जाएगा, जिससे आपका टाइम क्या होता है, इससे बचता है। एवरेज डिस्टेंस वो कम तय करता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है लैडर एफएमएस लेआउट का। इसमें आपका लोडेड एंड अनलोडेड स्टेशन दोनों क्या होंगे, एक ही तरफ होते हैं। आगे देखते हैं इससे का ये क्या है, 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वर्कपीस आया, यहाँ पर मान लो कोई काम हुआ, इस मशीन पे काम करना था, इस मशीन पे काम हुआ, काम होने के बाद वापस आ जाएगा, प्रोडक्ट वापस निकलेगा। मान लो इस मशीन पे काम कराना है तो वर्कपीस यहाँ से आएगा, आने के बाद सिर्फ डायरेक्ट यहीं पर आएगा और यहाँ पर काम होने के बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट बन के वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला हमारा ओपन फील्ड एफएमएस लेआउट। ओपन फील्ड एफएमएस लेआउट का डायग्राम यहाँ पे दिया है आपको, 3D डायग्राम दिया है यहाँ पे। देखते हैं इसमें क्या होता है। दे ओपन फील्ड लेआउट कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ लूप्स। इसमें क्या होता है, लूप भी होते हैं, लैडर्स भी होते हैं एंड स्लाइडिंग ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, टू अचीव द डिज़ायर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। किसी भी डिज़ायर प्रोडक्ट को पाने के लिए इसमें क्या होता है, हमारा लूप सिस्टम भी यूज़ होता है इसमें ओपन वाले में, और लैडर सिस्टम भी यूज़ होता है। लूप और लैडर दोनों सिस्टम एक साथ इसमें यूज़ होते हैं। दिस एप्रोप्रिएट फॉर ए लार्ज फैमिली ऑफ पार्ट्स। मान लो कई सारे पार्ट्स पर आपको एक साथ काम कराना हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपको क्या करना है, एक साथ कई पार्ट्स पे काम कराना है तो और या फिर ज़्यादा अमाउंट में काम कराना है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, जो रेड वाला है ये वर्क स्टेशन है। यहाँ से क्या आएगा, अनफिनिश प्रोडक्ट आएगा, लोड होगा और लोड होने के बाद यहाँ पर आएगा। आने के बाद क्या होगा, ये हमारे एजीवी है, मतलब जो ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल है, ये गाइड व्हीकल है। ये क्या करेगा, गाइड व्हीकल आगे ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे लाएगा या फिर यहाँ पे लाएगा, ठीक है। और यहाँ से लाने के बाद क्या करता है, ये यहाँ से आपको प्रोसेस को ये पूरा कंट्रोल करता है एक तरह से। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मशीन, जैसे एक यहाँ पर मशीन है, एक मशीन यहाँ पर है, ये सारी मशीन कैसे जुड़ी हैं आपकी, एक तरह से पैरेलली जुड़ी हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर हमारा लैडर सिस्टम है, लैडर सिस्टम है। तो लूप सिस्टम कहाँ पर है, तो अगर मान लो आपको यहाँ पर इस तरह से काम कराना है, इस पर काम कराया फिर निकले आए, या फिर इस पर काम कराया फिर वापस आ गए, ठीक है। तो आपका मशीन पे जैसे प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, इस तरह से इस पर काम कराना है तो कराने के बाद यहाँ निकल जाएगा, या फिर इस पर काम कराना है यहाँ पे आने के बाद निकल जाएगा। तो एक तो हमारा लैडर सिस्टम भी हो गया, साथ में इसमें क्या होता है, हमारा लूप सिस्टम भी बन जाता है। कैसे, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट पर आपको काम कराना है तो प्रोडक्ट किस तरह से आएगा आपको, तो प्रोडक्ट मान लो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। लूप किस तरह से बनेगा, मान लो प्रोडक्ट को आपको मान लो इस मशीन पे भी काम कराना है तो इस मशीन पे उसने काम करा है, फिर वो घूम के आ जाएगा, घूम के आने के बाद यहाँ पर इस मशीन पे भी काम कराना है, इस पे भी काम करा लिया, तो आपको मान लो एक लूप भी तो बन गया। यहाँ पे देखो वैसे क्या होता है, लैडर में सिर्फ एक मशीन पे काम कराता था, वो एक मशीन पे काम कराता था लैडर में, लेकिन लूप में क्या है, एक से अधिक मशीन पे भी काम कराना है। और वो उसमें मान लो सबसे इसमें लैडर वाले में से भी एक मशीन काम करा लिया उसने, फिर उसके साथ इधर वाली जो मशीन है उस पर भी अरेंजमेंट उसका इस तरह से था, इस पर भी आ गया। तो आपका लैडर वाले पे भी उसका मूवमेंट हो गया और लूप वाले में भी। तो इस तरह से आपका मान लो मशीन का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आएगा, वो इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से आएगा, तो एक लूप बन गया आपका। तो इसमें क्या है, ये हमारा सिस्टम लैडर है यहाँ पर, और इसके साथ हम क्या करते हैं, लूप बना देते हैं, जो दूसरा सिस्टम ऐड कर दिया हमने। तो लैडर और लूप का ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, लूप का और लैडर का, ठीक है। लैडर प्लस लूप का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये हमारे लैडर के फॉर्म में कनेक्टेड है, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये लूप के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इसमें हम क्या होता है, यहाँ से हमारा ये पढ़ता है, ये हमारा देखता है कि वर्कपीस पे कौन से काम कराने हैं, ठीक है। उसके बाद जो काम कराने होते हैं उसी हिसाब से ये क्या करता है, कंट्रोल करके आगे भेज देता है प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट क्या करता है, यहाँ से लोडेड होने के बाद
यहाँ हमारा जो गाइडेड व्हीकल है, गाइडेड व्हीकल उसे आगे ले जाएगा, यहाँ देखेगा उस पर कौन सा काम कराना है, काम कराने के बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आगे ले जाता है मशीन पे, डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर मान लो एक साथ आपको 2 काम कराने, तो मशीन आपको यहाँ से प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे RGB पे आएगा, यहाँ से इसके पास जाएगा, और दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी यहाँ से पहुँच जाएगा। वो दोनों को रीड करेगा, और रीड करने के बाद मान लो किसी को सिर्फ इस पे काम कराना है, वो यहाँ भेज देगा, और किसी को मान लो इस पे काम कराना है, वो यहाँ पे भेज देगा। अगर वो खाली होगी मशीन, उस पर भेज देगा, फिर यहाँ से मान लो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एक साथ इसमें 2 प्रोसेस एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ हम 2 प्रोडक्ट पे काम कराते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रोडक्ट पे काम कराना हो तो उसका हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओपन FMS सिस्टम, ठीक है। ओपन FMS सिस्टम हो गया। अगला हमारा टाइप है रोबोट सेंटर FMS लेआउट। यहाँ पर देखिए रोबोट सेंटर्ड FMS लेआउट में क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है रोबोट है। रोबोट क्या करता है, जो भी मान लो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन से वर्क पीस को लेगा, और लेने के बाद उससे वर्क पीस को पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद वर्क पीस उसी मशीन पे काम कराता है। इसमें क्या होता है, हमारा रोबोट वाला भाग बीच में होता है, और जो मशीन है वो चारों तरफ होती हैं, चारों तरफ है मशीनें। वर्क हमारा जो इसमें रोबोट भी बीच में होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्क पीस को भेजेंगे, और उसके बाद उसे काम करने के बाद ले लेंगे। तो यहाँ से वर्क पीस को हमारा रोबोट लेता है, और रोबोट लेने के बाद जो काम कराना है वो फटाफट उससे मशीन से काम कराता है, और कराने के बाद तुरंत भेज देता है प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, आपका काम तेजी से काम होता है, ठीक है। तो आपको बस इसमें याद रखना है, जो रोबोट होता है बीच में होता है, मशीनें चारों तरफ होती हैं। तो जो भी काम कराना होता है रोबोट उस वर्क पीस को लेता है, वो काम करा के आगे भेज देता है, ठीक है। इसका यहाँ पे 3D में डायग्राम यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वर्क पीस लेगा, वो लेने के बाद उस पर काम करेगा मशीन द्वारा, और उसे आगे भेज देगा, दोबारा वापस भेज देगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर एनालिसिस ऑफ मेथड्स ऑफ FMS। जो हमारे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, इसके एनालिसिस करने के लिए हम 4 प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। 4 तरह की टेक्निक का यूज़ करके हम FMS का स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा FMS अच्छा है, कौन सा FMS टेक्निक ज़्यादा बेटर है। तो किन किन पैरामीटर के आधार पर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं FMS की। तो हम कर सकते हैं स्टैटिक एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के द्वारा, क्यूइंग मॉडल द्वारा, परम्यूटेशन एनालिसिस द्वारा, और सिमुलेशन द्वारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेनली समझ लो, जो हमारा परम्यूटेशन दिया है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिया है, एक तरह से डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस एनालिसिस। देखिए हमारा जो एनालिसिस कर सकता है वो 4 तरह से कर सकता है, स्टैटिक एंड डिटर्मिनेशन मॉडल द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा कैसे कर सकते हैं, कोई भी जैसे अगर बात करें, पहला हमारा हेडिंग कौन सा है, स्टैटिक एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इसके जरिए हम कैसे कर सकते हैं, दिस मॉडल आर यूज टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट थ्रू द प्रोडक्शन थ्रू द कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन। मतलब कोई भी मशीन द्वारा हम कितना उसका यूटिलाइज करके कह सकते हैं, मतलब वो कितना टाइम तक काम कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो किसी मशीन के द्वारा कितने देर तक उस पर काम कराता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके आधार पर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा स्टैटिक एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। मतलब कोई भी मशीन कितना काम कर सकता है, एक तरह से उसकी एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है अगर FMS की, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल द्वारा देख सकते हैं कि कितना वो काम कर सकता है और कितना कर रहा है, उससे कंपेरिजन कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा क्यूइंग मॉडल। क्यूइंग मॉडल मतलब कितना है, कितने हमारे प्रोडक्ट एक क्यू में लगे हुए हैं। लगे होने मतलब क्या है, जैसे एक प्रोडक्ट आया, आने के बाद उस पर काम हो गया, काम होने के बाद वो दूसरा प्रोडक्ट आएगा, फिर उस पर काम हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट उसमें, जितनी देर में काम हो रहा है उतने देर में कितने प्रोडक्ट आके उस पर लग रहे हैं। तो एक तरह से वो कितने देर में कितने प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, ये हमारा कहलाता है क्यूइंग मॉडल, ठीक है। क्यूइंग मॉडल में हम देखते हैं कितने प्रोडक्ट पे वो एक्यूरेटली काम कर रहा है। और हमारा अगला होता है हमारा पर्ट्यूबेशन एनालिसिस या फिर डिस्टर्बेंस एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं दिस मॉडल एनेबल्स पैरामीटर सेंसिटिविटी टू बी कंप्यूटेड इन रियल टाइम। इसमें क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व क्या करता है, ये देखता है कि एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट पे काम हो रहा है वो हो रहा है तो कितने टाइम तक हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा जिस पे हम काम करा रहे हैं वर्क पीस पे, तो वर्क पीस पे कितना टाइम तक काम होना चाहिए और कितने टाइम तक हो रहा है। तो ये हमारा देखता है परम्यूटेशन एनालिसिस द्वारा, ठीक है। अगला होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन द्वारा हम क्या देखते हैं, किसी प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम बना हुआ है डिज़ाइनिंग का, उसे हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारा ये वाला FMS सिस्टम सही है या नहीं है। FMS सिस्टम का यूज़ करके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस सच एज चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। किसी भी प्रोडक्ट में हम किसी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे आसानी से हम प्रोडक्ट को कर सकते हैं
मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्यों हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लेबर भी क्या होती है इसमें कम होती है। लोअर कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट की क्या होती है, कॉस्ट कम होती है। ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। ग्रेटर मशीनिंग एफिशिएंसी, मशीनिंग की एफिशिएंसी क्या होती है, अच्छी होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए एफएमएस का यूज़ करते हैं। क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एफएमएस का क्या डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेज में हम कह सकते हैं ये एक्सपेंसिव होता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि पूरा सिस्टम आपको लगाना पड़ता है। साथ में इसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाता है, तो एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा। इसमें कई सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कई सारे जो काम होते हैं वो काम करने के लिए आपको स्किल लेबर रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल लेबर रखनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, या कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करने के लिए। जो कंप्यूटर कंट्रोल करेगा इंजीनियर, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उससे ज़्यादा स्किल लेबर चाहिए, तो आपको ज़्यादा स्किल बंदों के लिए ज़्यादा रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थ्योरी में पूछा नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछे नहीं है यहाँ से। एफएमएस के बेनिफिट्स कौन कौन से और हैं ये देख लीजिए यहाँ पे। इसका पहला बेनिफिट्स में हम कह सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं एफएमएस के। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। हायर मशीन यूटिलाइजेशन, मशीन का यूटिलाइज हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारा जो हम कह सकते हैं इसमें अच्छे से आप प्रोडक्ट को बना पाते हैं, किसी प्रोडक्ट को अच्छे से तैयार कर पाते हैं बहुत आसानी से, जो भी आपको काम करना था वो आसानी से कर पाते हैं। वर्क करने में आपका टाइम भी कम लगता है, और लोअर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कम लगता है। हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स को तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में इसके एमसीक्यू करेंगे हम।